इधर दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड में एक लड़का काफी जख्मी हालत में बिस्तर पर सोया हुआ था। उसके पूरे बदन पर जख्म थे जिन पर पट्टियां लगी हुई थीं। और तभी उस वार्ड में एक ब्लैक 5 पीस सूट पहने, अपने चेहरे पर डार्क ऑरा लिए, आंखों पर ब्लैक शेड लगाए हुए, हल्के से व्हाइट जीन्स के साथ ब्लैक ड्रेस में लगभग 10 बॉडीगार्ड उसकी सिक्योरिटी करते हुए उसके साथ चल रहे थे। और तभी वह शख्स तेज कदमों के साथ उस वार्ड के अंदर आया। किसी के आने की पैरों की आहट से ही बिस्तर पर सोया हुआ घायल इंसान झटके से अपनी जगह से उठकर बैठा और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहते हुए बिस्तर पर सोया हुआ इंसान सामने खड़े शख्स को देख रहा था। और तभी वह सामने खड़ा शख्स यानी विवान खन्ना अपनी आंखों से ब्लैक शेड बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ हटाते हुए सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखते हुए बोला, मेरे यहाँ आने का कारण तुम बहुत अच्छे से जानते हो जीवा। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह तो हुआ नहीं, खैर, लेकिन अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन मार्क्स के पीछे छुपा हुआ चेहरा किसका है? आखिर कौन है ब्लैक ड्रैगन और तुम उसके साथ हाथों कैसे लगे? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मुझे एक एक बात बताओ, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें कोई काम सौंपा और वह काम तुम करने में नाकामयाब रहे। लगता है अब इस जीवा में वह बात नहीं रही। कहते हुए विवान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और उसकी बातें सुनकर जीवा के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो विवान को घूर कर देखते हुए बोला, जीवा में वह बात है या नहीं, यह तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा माफिया किंग। मैं जानता हूँ फिलहाल मैं अपने काम को करने में नाकामयाब रहा, लेकिन आज तक मेरी मुलाकात ड्रैगन किंग जैसे चालाक और शेर जैसे खतरनाक इंसान से नहीं हुई थी। मैंने आज तक जो भी काम हाथ में लिया है उन सभी कामों में से यह काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि ड्रैगन किंग सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि सचमुच में किंग है। उसके दिमाग की दार की कोई काट नहीं है। उसका चेहरा कैसा दिखता है मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मैं उसके हाथ लगा था उस वक्त मैं काफी घायल था और उसने मुझे सच्चाई उगलवाने के लिए अपनी कैद में रखा था। हालांकि उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, पर जीवा इतनी जल्दी टूट जाए वह किसी की बस की बात नहीं है। जीवा को कोई कैद नहीं कर सकता। सही वक्त आने पर मैं उसके चुंगल से तो निकल आया, पर वह बहुत चालाक था, कभी भी अपने असली रूप में मेरे सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे बचकर निकल जाएगा। पहले तो मेरा टारगेट सिर्फ वह लड़की थी, पर अब ड्रैगन किंग से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। उसने कैसे किसे छेड़ा है वह नहीं जानता। तुम चिंता मत करो माफिया किंग, बहुत जल्द वह लड़की भी तुम्हारे पास होगी और ड्रैगन किंग भी तुम्हारे कदमों में होगा। बस मुझे यही गलती हुई है कि मैंने उसे कम समझा, पर अब आज पहली बार मुझे अपने टक्कर का आदमी मिला है। इस बार लड़ने में बहुत मजा आएगा। कहते हुए जीवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और उसकी बात सुनकर अचानक ही विवान गुस्से से उसे घूरते हुए चिल्लाते हुए बोला, शट अप, तुम मेरे ही सामने उसकी तारीफ कर रहे हो, वह भी तब जब तुम उसके सामने हार चुके हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी जीवा। तुम अपने ही मुंह से अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि वह तुमसे बेस्ट है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मैंने एक बार जिसे बर्बाद करने की ठान ली उसे तो मैं बर्बाद करके ही रहता हूँ, और यह ड्रैगन किंग तो मुझसे बचने वाला नहीं है। इसने शेर के मुंह में हाथ डालकर निवाला खींचने की कोशिश की है। मैं उसके जिस्म से उसकी जान खींच लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे वह लड़की चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर कि वह लड़की उसकी कमजोरी है, और दुश्मन की कमजोरी मतलब हमारी ताकत। तुमने आज तक कितने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है, लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी से हारते हुए देखा है, और यह बात मुझे कभी मंजूर नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा
कि जल्द से जल्द मुझे उस लड़की का पता ला कर दो। समझ गए तुम? वरना तुम्हारी कमजोरी बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होगी, तुम्हारी जान से भी प्यारी। और इससे पहले कि विवान आगे कुछ और कह पाता, तभी उस वार्ड में एक जोरदार शोर सुनाई देता है, जिसके सुनते ही वहां खड़े लगभग सभी लोगों की आंखें फैल गईं और विवान के चिल्लाने की आवाज भी शांत हो गई। वह हैरानी से जीवा की तरफ देखने लगा और इसके साथ ही वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक बार पलटकर दीवार की तरफ देखता है। दीवार में एक खंजर घुसा हुआ था। कुछ पल पहले यही खंजर बिल्कुल विवान के कान को छूते हुए दीवार में घुस गया था। तभी विवान को अपने कान के पास कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ को कान के पास रखा तो अपने हाथ में देखा, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। और यह देखने के बाद वह अपनी पूरी आंखें, जो इस वक्त खून की तरह लाल हो चुकी थी, बड़ी करते हुए वापस पलटकर सामने जीवा की तरफ देखता है। और तभी विवान के सभी बॉडीगार्ड्स जीवा के ऊपर अपनी अपनी गन पॉइंट करके खड़े हो गए। लेकिन यह देखने के बाद भी जीवा के चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं था। अब जीवा अपनी दहाड़ती हुई आवाज में बोला, जिंदा रहने के लिए इंसान को अपनी आंखों और जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। तुमने आज जो भी बात कही है माफिया किंग, दोबारा इसे कहने की कोशिश मत करना, वरना यह खंजर अभी सिर्फ तुम्हारे कान को छूकर गया, लेकिन यह मत सोचना कि इसका निशाना चूक गया है। इसका अगला निशाना तुम्हारा गला हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से और जुबान पर कंट्रोल रखो। अब जीवा अपनी आंखें विवान के सभी बॉडीगार्ड्स पर डालते हुए बोला, इन बच्चों को कह दो कि खिलौने नीचे रखें। बाप को खिलौनों से डराया नहीं जाता, क्योंकि इनका बाप इन खिलौने से खेल कर ही बड़ा हुआ है। जिन हथियारों से यह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं अपने कानों में खुजली करता हूँ। याद रखो विवान खन्ना, भले ही वह मेरी कमजोरी है, पर मैं उसे किसी और की ताकत नहीं बनने दूंगा। मुझे हाथ लगाना तो दूर, उसे छूने का ख्याल भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया तो तुम दोबारा कुछ भी सोचने लायक नहीं रहोगे। बेहतर है तुम अपनी दुश्मनी ड्रैगन किंग से ही निकालो, क्योंकि अगर तुमने जीवा को अपना दुश्मन बनाया तो उसकी दुश्मनी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैं वह माफिया नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊं या जिन्हें तुम कमजोर करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। मेरी ताकत का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छे से है। अगर अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हो तो करो, वरना मेरी अगली चाल का इंतजार करो। ड्रैगन किंग तुम्हारे पास होगा। नर्स, कहते हुए जीवा जोर से चिल्लाया और तभी उसकी आवाज सुनकर एक नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। अपने सामने इतने सारे हथियारबंद लोगों को देखकर वह नर्स एकदम से कांप गई और तभी जीवा अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर विवान खन्ना की तरफ देखते हुए नर्स से बोला, सर का फास्टेट कर दो, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में उनके दिमाग की नसें फट जाएं। और जीवा की बात सुनकर विवान गुस्से से उसे घूरने लगा और अपने दांत पीसते हुए जीवा से बोला, जीवा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम इस वक्त किससे बातें कर रहे हो? तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो। मेरे एक इशारे पर तुम चुटकियों में तबाह हो जाओगे। तुम्हारा नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। माफिया किंग हूं मैं, तुम जैसे लोगों को अपनी जेब में लेकर चलता हूँ। तुम आज जो कुछ भी हो वह मेरी वजह से हो। तुम भूल गए अपना वह वक्त जब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे और मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी पहचान बनाने में मदद की। और विवान खन्ना की बात सुनकर जीवा जोर जोर से हंसते हुए अपने बेड से नीचे उतरा और अब वह विवान की तरफ देखते हुए बोला, हा 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 हा, कुछ नहीं भूला हूं मैं माफिया किंग। वह पल मुझे बहुत अच्छे से याद है और शायद यही वजह है कि तुम अब तक मेरे सामने जिंदा खड़े हो, क्योंकि जीवा के सामने मुंह खोलने वाले की क्या हालत होती है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। माना कि तुमने मुझे सहारा दिया था, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ।
लेकिन यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने इस चीज को विरासत में नहीं पाया, बल्कि अपना खून बहाकर अपने बलबूते पर हासिल किया है। तुमने मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया था, वहां अपने पैर कैसे जमाने हैं यह मैंने अपने दम पर किया है। हाँ, तुम मुझे यहाँ वहां से उठाकर लेकर आए थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उस दिन मेरे अंदर वह देखा था जो तुम्हें आज तक किसी में नजर नहीं आया, और इस चीज के लिए तुमने मेरी काबिलियत का भरपूर फायदा उठाया है। तुमने अपने किए हुए एहसानों की कीमत बहुत अच्छे से निकाली है, और अब तुम मुझे इन एहसानों का वास्ता नहीं दो तो बेहतर होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि आज तुम जिस पोजीशन पर हो उसमें मेरा कितना हाथ है। अगर तुम्हारे पांव माफिया वर्ल्ड में जमे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह जीवा है, क्योंकि जीवा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा है, वरना माफिया वर्ल्ड में तुम अकेले ब्लैक डेविल पोस्ट के हकदार नहीं हो। तुम अपनी गद्दी पर बैठे रहो, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारे इशारे पर न जाने कितने ही माफियाओं को बर्बाद किया है, उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया है। तुम्हारे पास जितने भी लीगल और इलीगल हथियार, असल बारूद और टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें एक माफिया किंग बनाती है, उसके पीछे जीवा की कड़ी मेहनत और उसका बहाया हुआ खून है। जब तुम अपने नरम मुलायम बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे होते हो, उस वक्त जीवा तुम्हारे लिए लोगों का खून बहा रहा होता है। इसलिए यह बात तुम भी और बहुत अच्छे से जानते हो कि जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उससे कई ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी है। तुम आज अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो, तुम्हारे हाथों में एक बहुत ही बड़ी पावर आने वाली है। तुम अमेरिका पर राज करने वाले हो, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने सभी पॉलिटिकल लीडर जो तुम्हारे सामने तुम्हें बर्बाद करने की टक्कर दे सकते थे, उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। अमेरिका के हर एक मजबूत शख्स का गला मेरी मुट्ठी में है, जिसे मैं अपनी मर्जी से जब चाहे दबा सकता हूँ। मैं जो दिखता हूँ वह हूँ नहीं, और जो हूँ तुम कभी देख नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने इस पावर को शो ऑफ मेरे सामने मत करो, क्योंकि अगर तुम माफिया किंग हो तो मैं भी जीवा हूँ। यह बात तुम हमेशा याद रखना। अब तुम जा सकते हो, मुझे रेस्ट करना है, दरवाजा उस तरफ है। कहते हुए जीवा ने विवान खन्ना को बाहर की तरफ इशारा किया, और जीवा की बात सुनकर विवान खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिलहाल वह अपने हाथों की मुट्ठियां कसता ही रह गया, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, माना कि तुम बहुत ताकतवर हो जीवा, लेकिन बाप बाप होता है, और यह बात तुम याद रखोगे तो बेहतर होगा। कहते हुए विवान खन्ना ने सभी लोगों को इशारा किया, और अब वह तेज कदमों के साथ गुस्से से दहाड़ता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद जीवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। आस्तीन में सांप भले ही मैंने भी पाले हैं विवान खन्ना, पर उनका फन कुचलने का हुनर भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम वह जहरीले नाग हो जो अपनों को ही डसते हो, लेकिन हर जहर का एक तोड़ होता है, और वह तोड़ मुझे मिल चुका है। बहुत नाच लिया मैं तुम्हारे इशारे पर, अब मुजरा करने की बारी तुम्हारी है। अब इंतजार करो और देखो, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। कहते हुए जीवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, और अब वह अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए अपने सिर के पीछे दोनों हाथों को टिकाकर सीलिंग को देख रहा था। इधर दूसरी तरफ डेविडसन बिला दोपहर 1 बजे आशी और क्रिश का रूम, आशी क्रिश के साथ उसकी बाहों में कैद गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि क्रिश ने जबरदस्ती उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। उसे सुकून की नींद चाहिए थी जो उसे सिर्फ अपनी फायरफ्लाई की बाहों में मिलती थी। अब क्रिश बड़े ही सुकून की नींद ले रहा था, और जब वह उठा तो आशी और क्रिश दोनों ने
साथ में शावर लिया और थोड़ी देर बाद वे दोनों क्लोजेट रूम में थे और क्रिश आशी की वार्डरोब में से उसके लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। आशी क्रिश के सामने बाथरोब पहने एक चेयर पर बैठी हुई थी। तभी आशी ने कुछ सोचते हुए बड़ी ही मासूमियत से क्रिश से पूछा, साइको, एक बात पूछूं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? पहले बात पूछो फायरफ्लाई। वह साइको, दरअसल मुझे जानना था कि तुमने कैथी को कहाँ रखा है और उसे क्या सजा दी है। और आशी की बात सुनकर क्रिश के हाथ अचानक ही उसके कपड़े सेलेक्ट करते हुए रुक गए। उसने आशी की तरफ अपनी नजर घुमाकर कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा, तुम अचानक कैथी के बारे में क्यों पूछ रही हो फायरफ्लाई? बस ऐसे ही, वह हमारी दोस्त है साइको। पता नहीं उसके दिमाग में गलतफहमी कहाँ से आई है। उसने कहा कि मेरे कारण युवान खन्ना के डैड ने जॉश को मार दिया। क्या यह सब सच है साइको? अगर यह सच नहीं भी है, फिर भी प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करना। मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे दोस्तों को कोई तकलीफ हो। इन शब्दों को कहते हुए आशी थोड़ी सी कंफ्यूज और इमोशनल लग रही थी। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था, जिसे देखकर क्रिश वापस क्लोजेट रूम से उसके कपड़े सिलेक्ट करते हुए बोला, तुम्हें फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई, ऐसा कुछ नहीं है और कैथी जहाँ भी है ठीक है। इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो उसे लेनी होगी। और अब क्रिश की बात सुनकर आशी आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे क्रिश से बहुत डर लगता था। न जाने उसे किस बात का पर गुस्सा आ जाए। शाम का वक्त, घर के सभी लोग घर के गार्डन में शाम की चाय और स्नैक एंजॉय कर रहे थे। आशी भी गार्डन में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही थी। निक भी उन लोगों के साथ ही बैठा था। अब निक की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। रॉकी उन लोगों से अलग अपने बड़ों के साथ कॉफी पी रहा था और मोबाइल पर अपने असिस्टेंट से अपने कंसर्ट के बारे में बात कर रहा था। आशी ने इस वक्त एक लाइट येलो कलर का फुल स्लीव वेस्टर्न टॉप पहन रखा था, जिसके गले पर स्कार्फ के साथ बंद बना हुआ था। यह टॉप आशी के पूरे गले को कवर कर रहा था और उसने लोअर में डार्क ग्रीन प्लाजो पहन रखा था, जो उस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और साइड में थोड़े से बालों को ट्विस्ट करते हुए क्यूट क्यूट कार्टून क्लिप लगा रखी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर था। हाथों में ब्रेसलेट थे और पैरों में खूबसूरत सैंडल। एक हाथ की उंगली में क्रिश की पहनाई हुई वेडिंग डायमंड रिंग थी, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी और उसे खूबसूरत से भी ज्यादा हमेशा की तरह क्यूट बना रही थी। नताशा ने इस वक्त एक लाइट मेहरून कलर का लॉन्ग टॉप के साथ एक ग्रे हाइट वेस्ट पैंट पहन रखा था। बालों की फ्रेंच चोटी थी, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। इसके साथ ही उसने अपने बालों को भी कुछ सिल्वर कलर के शाइनिंग क्लिप लगा रखी थी, जिसमें वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। नताशा और आशी साथ में बैठी हुई थी। तभी नताशा ने कोई क्वेश्चन पूछने के लिए अपना चेहरा उठाकर आशी की तरफ देखा। आशी, जरा यह क्वेश्चन, कहते हुए नताशा के शब्द वहीं रुक गए जब उसने हल्का सा आशी के गले की तरफ देखा। आशी ने जो टॉप पहन रखा था, उसे आशी के गले को देखना आसान नहीं था, पर उसके गले में जो स्कार्फ था वह हल्का सा नीचे हो गया था, जिसके कारण नताशा को एक छोटी सी हल्की सी झलक आशी के गले के लव वाइट पर पड़ी, जिसे देखकर नताशा की आंखों में शरारती चमक आ गई और अब वह अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए धीरे से आशी की तरफ झुकते हुए बोली, अरे वाह आशी, तेरा टॉप तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? काफी स्टाइलिश है। कहते हुए नताशा आशी के टॉप को उसके गले के पास से देखने लगी और नताशा का सवाल सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मुझे नहीं पता, साइको ने दिलाया है।
तुझे पता है मेरी सारी ड्रेस ना साइको ने ही दिलाई है, उसी की चॉइस है, अच्छी है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। और धीरे से उसके कानों के पास फुसफुसाई और उसका दिया हुआ वह रोमांटिक निशान भी वैसे ही आशी लगता है। तेरा साइको तेरे साथ थोड़ा वाइल्ड रहता है, आखिर झेलती कैसे है उसे? और नताशा की बात सुनकर आशी के गाल शर्म से लाल हो गए। वह जल्दी से अपने कॉलर को ठीक करते हुए धीरे से नताशा से बोली, रात को आ जाना मेरे कमरे में और खुद ही देख लेना कि मैं उसे कैसे झेलती हूँ। और आशी की बात सुनकर नताशा का मुंह खुला का खुला रह गया। अब वह भी थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए आशी से बोली, ओ आशी, क्या कह रही है तू, गंदी कहीं की? मैं तो बस तेरी टांग खींच रही थी। लगता है अपने साइको के साथ रहकर तू भी बहुत बेशरम हो गई है। शायद वह तुझे आजकल अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह दिन दूर नहीं जब मैं मासी बन जाऊंगी। और इस बात नताशा की बात सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपने हाथ से एक पंच बनाकर नताशा की पीठ पर मारते हुए बोली, चुप बेशरम, मेरे दिमाग में ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें मत डाल। तूने पिछली बार भी मुझे ऐसा ही कहा था और तेरी बात मानकर मैंने साइको से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कितना डांटा। क्रिश की तरह मुंह बनाते हुए बोली, शट अप फायरफ्लाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर फालतू की बातें दिमाग में लाई तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। यहाँ तक कि उसने मुझसे यह भी पूछा कि मेरे दिमाग में यह बातें कौन डाल रहा है, और तेरी जान बचाने के लिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि बस बुक में पढ़कर मन में क्यूरियोसिटी थी। और तुझे पता है उसने क्या किया? आशी ने मासूमियत से अपने निचले होठ बाहर निकालकर नताशा को अपनी बुक दिखाते हुए बोली, उसने मेरी बुक से ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का चैप्टर ही फाड़ दिया और कहा कि मुझे फालतू चीज सीखने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे एक छोटा बच्चा रोने वाला हो। लेकिन आशी की बातें सुनकर नताशा को काफी हैरानी हुई। वह अचानक ही हैरान होते हुए आशी से बोली, व्हाट? लेकिन आशी, उसने ऐसा क्यों किया? उसे तुम्हारी बुक फाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तुम दोनों पति पत्नी हो और तुम अपनी स्टडी कर रही हो। तुम्हारे लिए तो मेल और फीमेल की बॉडी और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और क्रिश तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है, तो उसे तुम्हारे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? नताशा की बात सुनकर आशी अपना चेहरा ना में झटकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस उसने कहा यह फालतू सब्जेक्ट है, इसे समझने की जरूरत नहीं है। और तू तो जानती है ना वह कितना गुस्से वाला है। मैं आगे कुछ सवाल नहीं कर पाई। और आशी की बात सुनकर नताशा सचमुच हैरान थी। और तभी समर उन दोनों को बातें करते हुए देखकर आशी के सिर पर एक बुक मारते हुए बोला, ओ आशी की बच्ची, तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। रुको, मैं अभी तुम्हारे साइको से शिकायत करता हूँ। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं, हम सबको तो वह रोज ही डांटता है, लेकिन मैंने बहुत दिन से तेरी क्लास लगते हुए नहीं देखी, इसलिए मजा नहीं आ रहा। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब उसकी वाइफ बन गई है तो तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है? देख आशी, यह गलत बात है, यह पक्षपात है और मुझे यह कदापि मंजूर नहीं है। तू भी हमारे ग्रुप में शामिल होती है, अगर डांट हमें पड़ेगी तो तुझे भी पड़नी चाहिए। वैसे भी दोस्ती का उसूल है, मिठाई और पिटाई सबको मिल बांट कर खानी चाहिए। मैंने सही कहा ना नताशा? कहते हुए समर नताशा की तरफ देखता है और यह सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए हाँ में 2-3 बार सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह रूल तो है। दोस्तों, जुड़े रहिए क्रिश और आशी की लव स्टोरी
की कहानी के साथ। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपना एक कमेंट देकर हमें सपोर्ट करें। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।